हाय, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज मैं इकोनॉमिक्स में आपको सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इसको समझाने वाली हूँ। अर्थव्यवस्था किससे जुड़ी होती है? आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। धन कमाने के उद्देश्य से जो काम किए जाते हैं, जो भी काम, चाहे वो किसी भी तरह के काम हो, वो आर्थिक गतिविधियां कहलाते हैं। मतलब जिनसे धन कमाया जाता है, जिनको करने से अर्निंग होती है, पैसा कमाते हैं लोग, उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। अब ये आर्थिक गतिविधियां कई वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं। इनको हम अलग तरीके से समझें तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र हुए, द्वितीयक क्षेत्र हुए और तृतीयक क्षेत्र हुए। इसी के साथ साथ कुछ और भी होती हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र भी आते हैं इसमें, और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पॉइंट यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये सबसे बेसिक, सबसे नींव की बात होती है अर्थव्यवस्था की, इसलिए इसके बारे में सबसे पहले बात करना ज़रूरी है। तो हम आर्थिक गतिविधियों में पहला यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें। अब प्राथमिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं उसके बारे में जानिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न प्राकृतिक उत्पादों को उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं आपको पता होगा। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे भूमि है, जल है, वन है, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो काम होते हैं, जैसे कि भूमि से जुड़ा हुआ कृषि का कार्य हो गया, और जल से जुड़ा हुआ सिंचाई हो गया। वनों से आपको पता है कि अलग अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कि लकड़ी है और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, शहद है, गम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो वनों से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन हो गया। उसके अलावा जानवरों जैसे मुर्गी पालन, भेड़ पालन, जैसे मुर्गी पालन से अंडे वगैरह या मांस की पूर्ति होती है, उसी तरह से भेड़ पालन से हमें ऊन प्राप्त होती है। इसी तरह से जितने भी ये उद्योग होते हैं, जितने भी काम होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और चूँकि ये कृषि से जुड़े होते हैं और सहायता करते हैं बाकी तरह के क्षेत्रों में, इसलिए इन्हें कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी बोला जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र कौन से होते हैं? द्वितीयक क्षेत्र वो होते हैं जो प्राकृतिक उत्पाद यानी कि जैसे अनाज या कपास, गन्ना, ऐसी चीज़ें, जैसे भेड़ से हमें उसके ऊन मिल जाती है, भेड़ से हमें किसी भी तरह की गर्म उसके रेशे मिलते हैं और उससे ऊन बनाई जाती है। तो ये जो बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम विनिर्माण प्रणाली कहते हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र में आती है, जिसमें प्राकृतिक उत्पादनों से अन्य प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है, वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि द्वितीयक क्षेत्र पे कौन से आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र पे अन्य तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र हैं उनसे मिली हुई होती हैं। ये गतिविधियाँ वो गतिविधियाँ होती हैं जो विनिर्माण से जुड़ी होती हैं, और चूँकि ये उद्योग से जुड़ी होती हैं जिनमें कारखाने, अब आपको पता है कि कपास से रेशा या रेशे से धागा जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो कारखानों में होती है। गन्ने से चीनी या गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी कारखानों में होती है। ऐसे ही बहुत सारे लघु उद्योग हैं जो घरों में किए जाते हैं, तो जिनसे हम प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग करके किसी अन्य तरह की वस्तुएं बनाते हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं और ये उद्योगों से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ गया तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र कौन से होते हैं? तृतीयक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रों की सहायता करते हैं। जैसे कि किसी भी ज़मीन पर खेत में कुछ उगाया गया, जैसे गन्ना उगाया गया, तो गन्ने से खेत में ही चीनी तो नहीं बन जाएगी या गुड़ तो नहीं बन जाएगा, या कपास उगाया गया तो उससे धागा या कपड़ा खेत में ही नहीं बनेगा, उसे
फैक्ट्री तक ले जाना पड़ेगा, यानी कि विनिर्माण प्रणाली द्वितीयक क्षेत्र तक ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? कोई छोटा सामान तो होता नहीं, थोड़ा सामान तो होता नहीं कि बस सर पर उठाया और लेकर चले गए, नहीं, उसे एक बड़े परिवहन, ट्रैक्टर या किसी बड़ी चीज़ के द्वारा वहाँ पहुँचाया जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से जो सामान बनता है उसे पहुँचाया जाता है बाज़ारों तक, ताकि लोग उसे खरीद सकें। तो इस तरह से ये जो तृतीयक क्षेत्र है, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रों की सहायता करता है, इसलिए इसे सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि तृतीयक क्षेत्र से जुड़ी ना केवल ऐसे कि मतलब परिवहन ही जुड़ा हुआ है, इससे संचार जुड़ा हुआ है, इससे बैंकिंग जुड़ी हुई है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें बैंक से ऋण लेना पड़ता है, कभी ज़मीन के लिए, कभी अच्छी फसल उगाने के लिए बीज लेने हैं या किसी भी तरह के, तो बैंकिंग इससे जुड़ी हुई है। अब ये सेवाएं तो सीधे प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लेकिन तृतीयक क्षेत्र में कुछ ऐसी भी सेवाएं आती हैं जो मुख्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसी में शामिल होती हैं। जैसे कि डॉक्टर हुए, डॉक्टर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज करता है, अगर इलाज ना करे तो व्यक्ति मर जाता है या वो काम सही से नहीं कर पा रहा होता है। शिक्षक हो गए जो कि शिक्षा देते हैं, उसी तरह से और होता है वकील हुए या सूचना प्रौद्योगिकी हुआ, सॉफ्टवेयर उद्योग हुआ, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम वगैरह हुए, ये सारे तृतीयक क्षेत्र की ये सब सुविधाएं दे रहे हैं, ये किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन हो रहा था, या द्वितीयक क्षेत्र में उन प्राकृतिक उत्पादों से अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही थी। तो ये जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर या शिक्षक या वकील, ये किसी तरह का उत्पाद नहीं बनाते हैं, लेकिन ये उन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को ही सेवाएं प्रदान करते हैं। तो सेवा प्रदान करने वाला जो क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसी में एटीएम, कैफ़े वगैरह भी आते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने तीनों तरह के क्षेत्र समझा दिए जो आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें जो लोग काम करते हैं वो उससे किसी न किसी तरह से धन का उपार्जन यानी कि धन को कमाते हैं। तो ये आर्थिक गतिविधियाँ हो गई और ये 3 क्षेत्र हो गए। उसके अलावा जो मैंने आपको निजी और सार्वजनिक क्षेत्र बताए या संगठित और असंगठित बताए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ही हैं जिन पर पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो काम करती है। तो इनकी तुलना करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले इसकी ही तुलना कर लें कि ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों की जो तुलनाएं हैं वो 3 तरह से की जाती हैं। जैसे कि आर्थिक अन्योन्याश्रित, इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि प्राथमिक उत्पाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं, जैसे कपास है या गेहूं है या किसी भी ऐसी तरह की चीज़ जिसको हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र तक जाना पड़ता है, यानी कि विनिर्माण प्रणाली में से गुजरना पड़ता है, और फिर विनिर्माण प्रणाली के द्वारा जो चीज़ें बनती हैं वो तीसरे यानी कि तृतीयक क्षेत्र के द्वारा बाज़ारों तक पहुंचती हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर पहला क्षेत्र ना हो तो उत्पाद ही नहीं होंगे, अगर द्वितीयक क्षेत्र ना हो तो उन उत्पादों से या कच्चे माल से कोई भी अन्य वस्तुएं नहीं बन पाएंगी, और अगर द्वितीयक क्षेत्र ना हो तो लोगों तक जो सामान है या सेवाएं हैं जो पूर्ण रूप से बनी हुई होती हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उसके अलावा अंतिम सामान और सेवाएं, ये वो तुलना है कि जैसे कोई बिस्किट है, बिस्किट को हम जब बेचते हैं या कोई दुकानदार बेचता है तो उसमें बिस्किट का जो मूल्य होता है वही लेता है। उससे दुकानदार किसी भी ग्राहक से आटे का मूल्य या उसके गेहूं का मूल्य नहीं लेने लगता है जिससे वो बिस्किट बना होता है, क्योंकि उस बिस्किट के मूल्य में ही जो आटे का मूल्य होता है या गेहूं का मूल्य होता है या दोनों ही क्षेत्रों के जो मूल्य होते हैं वो उसमें पहले से ही जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है अंतिम सामान या सेवाएं जो किसी भी क्षेत्र के द्वारा लोगों तक पहुंचती हैं। तो ये एक तुलना हो गई। दूसरा होता है सकल घरेलू उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ये तीनों ही चीज़ों के द्वारा जितने भी सामान देश में बनते हैं वो सकल घरेलू उत्पाद में आते हैं और उनका आकलन करके पता लगाया जाता है कि आर्थिक रूप से हमारा देश कितना सशक्त है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बन पा रही हैं या कितनी घरेलू उत्पाद की चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि भारत पूर्ण रूप से डोमेस्टिक चीज़ों पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए हुए है कि भारत को बाहर से कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें बाहर से नहीं मंगानी पड़ती, किसी अन्य देश से नहीं मंगाता है भारत, क्योंकि यहाँ पर उतना उत्पादन होता है और बल्कि उस उत्पादन में और बढ़ोतरी है जिसको वो बाहर के देशों में भेजते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको तीनों ही क्षेत्र और उनकी तुलना समझा दी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, देखना तो आपकी मजबूरी बन जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।